हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़े हैं, 2 हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ लिए हैं। ओके, और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी केमिस्ट्री का 6th चैप्टर है। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आपका 6th चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब आपके तत्व क्या होते हैं आपको पता है कि हम क्या देखते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है 10th क्लास में, जिसमें कि आपने बहुत सारे तत्व पढ़े। ओके, वो तत्व क्या थे? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए हैं, यानी एक तरह के परमाणुओं से बनने वाली जो आपके क्या होंगी चीजें होंगी, उनको आप क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ओके, तो उन तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, निष्कर्षण उनका कहाँ से होगा? वो तत्व हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं। और एनवायरनमेंट में आप क्या कहते हैं कि तत्व ज्यादातर जैसे गैसियस फॉर्म में है, तो हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ है? हवा में है। ठीक है, गैस के रूप में। और किस रूप में हो सकती है? मिनरल, खनिज के रूप में आपके तत्व पाए जा सकते हैं। तो वो कहाँ होंगे? भूपर्पटी, यानी कि जो आपकी पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर या उसके नीचे पाई जाएंगी। ओके, उसके धरती की सतह के नीचे पाई जाएंगी, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? खनिज कहा जा रहा है, यानी कि मिनरल्स। तो इसी प्रकार उन तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, यानी ऐसी ऐसी प्रोसेस, ऐसी ऐसी प्रक्रिया के थ्रू आप निष्कर्षण करेंगे तत्वों का। और वो तत्व आपकी क्या हो सकती हैं? धातुएं हो सकती हैं या फिर अधातुएं हो सकती हैं। ठीक है, ज्यादातर आप धातुओं का निष्कर्षण करते हैं इन प्रक्रम में। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी जिनको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, जैसे आपका खनिज क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं? मिनरल कहा जाता है। ओके, तो पहले मिनरल को देखेंगे। मिनरल के बाद आपका आता है कि अयस्क क्या होता है, यानी कि ओर के बाद आपका आता है गैंग, जिसे आप मैट्रिक्स भी कहते हैं, और मेटलर्जी। ये 3-4 टर्म्स हैं जो आपने पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ी हैं। तो वही आपकी यहाँ पर एक बार आप उन टर्म्स को देखेंगे, फिर आप अलग अलग विधियां समझेंगे, प्रक्रम समझेंगे धातुओं के निष्कर्षण की, या अयस्कों से किस प्रकार धातुओं को निकाला जाएगा उसकी। ओके, तो बच्चों, मिनरल क्या होते हैं आपके? ठीक है, जिन्हें क्या कहा जा रहा है? खनिज कहा जा रहा है। तत्व हमने पढ़ लिए हैं कि तत्व आपका क्या है? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना है। तो बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं तत्व। ठीक है, खनिज को समझते हैं। खनिज हमने क्या कहा? धरती की सतह के नीचे जो पाया जा रहा है, या प्राकृतिक रूप से जो सॉलिड पाए जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड आप कहेंगे या क्या कहेंगे? अकार्बनिक ठोस। ठीक है, जिनका कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा और स्पेसिफिक केमिकल मेकअप होगा, उनको क्या कहा जाएगा? आपका मिनरल कहा जाएगा, या आप क्या कहते हैं? मिनरल। ये डेफिनेशन होगी। मिनरल आर सब्सटेंसेस हैं ये जो नेचुरली फॉर्म्ड हो रही हैं। नेचुरली फॉर्म्ड इन दी अर्थ। ओके, और इट मे बी, आप क्या कहेंगे? इट मे बी सिंगल केमिकल एलिमेंट और अ कंपाउंड। ओके,
तो मिनरल खनिज क्या हो गया आपका, जो भू परपटी पर आपके पाए जा रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, खनिज कहा जा रहा है। प्राकृतिक रूप से ये पाए जाएंगे। ये क्या हो सकते हैं, ये आपका सिंगल कोई तत्व हो सकता है, या फिर तत्व मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मिनरल हो गया। अब अयस्क क्या होगा, और क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहीं पर, हम कह रहे हैं कि धरती की सतह पर कहीं पर भी क्या पाए जा रहे हैं, खनिज पाए जा रहे हैं। सपोज ये आपकी धरती की सतह है, ठीक है, जहां पर हम क्या है, खड़े हैं, ठीक है, और इसी के नीचे यहाँ कहीं कुछ खनिज पाए जा रहे हैं। ये खनिज अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से कैसे हैं कि इनमें अलग अलग तत्व पाए जा रहे हैं। एक में ये रेड कलर का कोई एलिमेंट है, एक में ये येलो कलर का कोई एलिमेंट है, एक में आपका ये ब्लू कलर का एलिमेंट है, ठीक है, एक में आपका ये ग्रीन कलर का एलिमेंट है, ठीक है, अलग अलग तत्व है। हमने क्या किया, हम हैं इस सतह पर, इस सतह पर हम हैं, और हम क्या कह रहे हैं, इस सतह से नीचे ये कहीं पाए जा रहे हैं कुछ 100 फीट की गहराई पर। तो हम क्या करेंगे, अच्छा हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, हमें पता चल गया कि इस सतह के नीचे कुछ 100 फीट की गहराई पर कोई तो खनिज पाए जा रहे हैं जो यूजफुल हो सकते हैं, हमारे उपयोग में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे खुदाई। ठीक है, सिंपली हमने खुदाई की, माइनिंग वगैरह की, और हमने क्या कर लिया, उन खनिज को प्राप्त कर लिया। ओके, अब हमने क्या देखा, जो चार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, सपोज ये पत्थर है, कोई चट्टाने हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे हैं, हमने उनको बाहर निकाल लिया। ठीक है, इन चारों पत्थरों को आपने खुदाई करके और बाहर निकाल लिया। अब आपने क्या कहा, क्योंकि ये भूपर्पटी पर पाए जा रहे हैं प्राकृतिक रूप से, तो खनिज तो ये होंगे ही, चारों ही क्या होंगे, मिनरल होंगे। चारों ही खनिज हैं, लेकिन इन खनिज में से कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें की धातु की पाए जाने की मात्रा ज्यादा है। अब किसकी बात कर रहे हैं, उन तत्वों में से भी धातु की बात कर रहे हैं, मेटल की। ठीक है, जो डक्टाइल होगा, मैलिएबल होगा, यानी आघातवर्धे होगा, ठोस होगा, साथ में क्या होगा, सुचालक होगा, विद्युत का, ऊष्मा का। ठीक है, तो इन चारों पत्थरों में से, इन चारों पत्थरों में से एक या दो पत्थर ऐसे हैं जिनमें की क्या है, वो धातुओं वाले गुण पाए जा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि उन धातुओं को उन पत्थरों से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या आप क्या बोले कि कम खर्च करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो सपोज वो एक येलो कलर का पत्थर है जिससे आप धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं, और दूसरा ये रेड कलर का है। दोनों ही क्या है तो दोनों ही खनिज, लेकिन उन चारों खनिज में से ये दो खनिज ऐसे हैं जिनसे आप इजीली, आसानी से धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इस पत्थर को कुछ तो करेंगे, धोएंगे, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे आप धातु को अलग करेंगे। तो यानी वो पत्थर या वो खनिज जिनमें आपके धातु के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, या जिनमें धातु ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, और आप क्या कह रहे हैं कि उनसे कम खर्चे में आप धातु को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा, और यानी कि अयस्क कहा जाएगा। समझ गए, तो मिनरल क्या हो गया, सारे वो चीजें, तत्व हो गए आपके, सब्सटेंसेस हो गए या कंपाउंड हो गए जो धरती की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, सतह के नीचे पाए जा रहे हैं, उनको आपने खनिज यानी कि मिनरल कहा। अब उन खनिज और मिनरल में से कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनमें की धातु ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, या जिनमें से आप आसानी से धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं, उनको और यानी कि अयस्क कहा जाएगा। ओके, चलिए अब अयस्क की डेफिनेशन ले लेते हैं, और यानी कि अयस्क आपका क्या है। A mineral which contains enough amount of certain metals which can be profitably extracted from it.
तो ये आपका क्या हो गया, ये अयस्क हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हमने क्या कर लिया, अब हमने पत्थर निकाल लिए खुदाई के बाद, जिनको हमने मिनरल भी कह लिया और क्या कह दिया, अयस्क कह दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन अयस्कों को लेना है और उनसे निकालनी है धातुएं। तो अब वो अयस्क जो धरती की सतह के नीचे से हमने निकाले थे, उनमें भाई कुछ तो गंदगी होगी। ठीक है, गंदगी बोलेंगे तो अशुद्धि, अशुद्धियां होंगी कुछ तो, यानी जो अशुद्धि उनमें पाई जा रही है उसी को क्या कहा जाएगा, आपका गैंग मैट्रिक्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको गैंग ही कहा जाता है। समझ गए, तो गैंग क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है जो कि अयस्कों में पाई जा रही है। वो किसके कारण, क्योंकि अयस्कों को आपने मिट्टी की सतह से नीचे से निकाला है, तो उनमें रेत, मिट्टी, किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, जिसको कि आप क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। तो इट इज जनरली एन अनवांटेड मटीरियल और impurity that is present in an ore। ओके, क्या कह रहे हैं कि इस अयस्क में, जो अयस्क आपने वहां से निकाला था, उन इतने सारे 4 मिनरल निकाले थे आपने, 4 पत्थर एग्जाम्पल के लिए, उनमें से 2 आपके क्या मिल गए थे, अयस्क मिल गए थे। अब उन अयस्कों को क्या करेंगे, साफ करना है। सबसे पहले सफाई होगी उनकी। सफाई क्यों होगी, क्योंकि उनमें से हमें धातु को निष्कर्षित करना है। तो उनमें जो भी अशुद्धि होगी, अनवांटेड जो भी चीज होगी जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा, गैंग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। और वो गैंग आपका क्या क्या हो सकता है, स्टोन, सैंड, रॉक्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सैंड, रॉक एक्सेट्रा। ओके, चलिए, तो ये बेसिक था। ये आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अपनी, कि आपका मिनरल खनिज क्या होता है, और क्या होता है, और आपके गैंग क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज नोट करते हैं कि जो आपके अयस्क होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आप कहते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ore। क्या समझे इससे, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी आपके अयस्क हैं, कौन कौन से, ये दोनों आपके क्या थे, अयस्क थे। ये दोनों क्या है, खनिज है। क्यों है, क्योंकि आपको पृथ्वी की सतह के नीचे से मिल रहे हैं, प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, खनिज तो होंगे। लेकिन जो आपने 4 खनिज ये निकाले थे, क्या चारों अयस्क थे, नहीं थे, चारों में से 2 ही अयस्क थे। इसलिए क्या कहा जा रहा है आपका, कि सारे जो खनिज होंगे, ठीक है, वो अयस्क नहीं होंगे। लेकिन सारे जो अयस्क हैं, क्योंकि वो आप पृथ्वी की सतह के नीचे से निकाल रहे हैं या पृथ्वी की सतह से प्राप्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनसे वो प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, इसलिए वो सारे और जो हैं वो क्या होंगे, खनिज होंगे। दैट्स व्हाई वी सेड ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे खनिज जो हैं आपके वो अयस्क नहीं हैं, लेकिन सारे अयस्क आपके खनिज।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, धातु कहां पर आपके पाए जाएंगे? एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस अमंग मेटल्स, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। ओके, इतने सारे एलिमेंट पाए जाते हैं धरती की सतह में, उनमें से एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, यानी उसकी बाहुल्यता सबसे ज्यादा है, यहाँ क्या कहेंगे, वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये क्या है, धातुओं में तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है, लेकिन अगर तत्वों की बात करेंगे तो तत्वों में ये तीसरे नंबर पर आता है, जो कि अर्थ क्रस्ट में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, 8.3% अप्रॉक्स बाय वेट। ओके, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी इग्नियस मिनरल्स इंक्लूडिंग माइका, मीका भी आप जिसे कहते हैं, या क्ले। ठीक है, इन सब में क्या मिलता है आपको, एल्यूमिनियम मिलता है। मैनी जेम स्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3 एंड द इम्प्योरिटीज रेंज फ्रॉम Cr इन रूबी टू CO इन sapphire. Iron is the second most abundant metal in the Earth's crust. It forms a variety of compounds and their various uses make it a very important element. It is one of the essential element in biological system as well. Okay? तो क्या समझे, इससे एक चीज समझ में आती है कि आपकी अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है, सबसे ऊपर की परत है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यानी तत्व पाए जा रहे हैं। बात की हमने मेटल की, धातु की, तत्वों को भी 3 कैटेगरी में आप लोगों ने बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट पर, वो आपकी क्या है, एल्यूमिनियम है। और बात करेंगे अगर तत्वों में, तो तत्वों में जो एल्यूमिनियम है वो तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, वो भी किसके, वेट के उसमें देखें अगर हम तो, ठीक है। वहीं पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे आपके इग्नियस मिनरल वगैरह हो गए, जिसमें माइका, क्लेज वगैरह आती हैं, इनका मेजर कंपोनेंट ही क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और जेमस्टोन वगैरह भी इम्प्योर फॉर्म के रूप में वहां पर एल्यूमिनियम मिलती है, जहां पर आपने क्या कहा कि Al2O3 में भी क्या है, एल्यूमिनियम है ऑब्वियसली। दूसरा, आयरन क्या है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, यानी दूसरे नंबर पर आता है आपका धातुओं में। अगर हम देखे जाए, पहले नंबर पर एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, और जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है वो आपकी क्या हो गई, आयरन हो गई। और आपको पता है कि आयरन का बहुत जगह यूज है, ना कि सिर्फ हम अपने बाहर की चीजों में देखें कि आयरन से बनी हुई कई चीजें हैं, उसके अलावा भी अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी आयरन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भूपर्पटी में कुछ तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, सोना, उत्कृष्ट गैसें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट में पाए जाने का रीजन है क्योंकि वो इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं सबसे। भूपर्पटी में तत्वों की बाहुल्यता भिन्न भिन्न है, अलग अलग मात्रा में सभी पाई जा रही हैं। इसमें हमने क्या कहा, धातुओं में एल्यूमिनियम की बाहुल्यता सबसे ज्यादा है अगर मेटल की बात करें। ठीक है, ये सर्वाधिक पाया जाने वाला तीसरा तत्व है अर्थ पर। यह अभ्रक तथा मृतिका सहित, यानी जो आपने क्या कहा, माइका और क्ले, अनेक आग्नेय खनिजों का प्रमुख घटक है। बहुत से रत्न प्रस्तर भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली दूसरी धातु लोहा है। यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है और इसमें महत्वपूर्ण तत्व भी है। जैविक तंत्रों के लिए भी आवश्यक है। किसी धातु विशेष को प्राप्त करने के लिए हम खनिजों के बारे में सोचते हैं। यही हमने बोला कि सबसे पहले हम खुदाई करके खनिज निकालते हैं, और जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यही होता है, खुदाई होती है, उसके बाद हमें खनिज प्राप्त होते हैं। बहुत से खनिजों में से जिनमें धातु पाई जाती है, कुछ ही धातु प्राप्त करने के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इन्हीं खनिजों को क्या कहते हैं, आपका अयस्क कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया कि आपने खुदाई करके 4 पत्थर निकाले थे, तो जरूरी नहीं है कि चारों में धातु पाई जाए, हमने कहा 2 में ही धातु है। तो जिनमें धातु पाई जा रही है और जिनसे आप धातु को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। ओके, चलिए, ये आपका अब मेथड आ गया कि किन किन मेथड के द्वारा आप अयस्क से धातु को प्राप्त करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हुई खुदाई। खुदाई के बाद आपको मिले खनिज। खनिज में से आपने छांटे अयस्क, तो क्या मिल गया आपको, अयस्क मिल गया यहाँ। और
ठीक है। अब इस ओर में क्या होगी, गैंग होंगे, मैट्रिक्स होंगे, यानी कि वो अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे या अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे जिनको हमें उससे दूर करना है, या हम क्या कहेंगे कि हमें उसका समृद्धिकरण करना है या सांद्रण करना है, या आप क्या कहते हैं कि उसकी सफाई करनी है। ठीक है, पत्थर खुदाई करके निकाला, अब उस पत्थर में रेत, कीचड़, मिट्टी, कुछ भी अशुद्धियां हो सकती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करना है हमने, और उन्हीं को क्या कहा जाता है कि पहले स्टेप में आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है। ठीक है, यानी सांद्रण किया जाएगा अयस्क का। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर आपके 4-5 मेथड्स के द्वारा किया जाता है। हैंड पिकिंग हो गया, हो सकता है कि आप सिर्फ हाथ से ही छांट करके उससे अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग कर दें। दूसरा क्या कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फ्लोटेशन कर सकते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जो ओर अयस्क आपने निकाला था उससे अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जब उसका सांद्रण हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर, अब आपको क्या करना है, उस ओर से जिससे आपने गैंग को हटाया था या अशुद्धि को दूर किया था, उससे आपने मेटल को निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की विधियों को अपनाना है। अब आपने क्या देखना है कि अच्छा, जिन जिन पत्थरों को हमने साफ किया है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये अयस्क हैं, ये किस धातु के अयस्क हैं। ठीक है, जिस धातु के वो अयस्क होंगे उसी धातु के आपको देखना है सक्रियता श्रेणी में उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है। यानी जिस सक्रियता श्रेणी की बात हम करते आ रहे हैं वहां पर वो धातु कहां पर पाई जा रही है। अगर सबसे ऊपर पाई जा रही है तो इसका मतलब वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे नीचे पाई जा रही है दैट मीन्स कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील है, और बीच में कहीं पाई जा रही है तो आप क्या कहेंगे कि मध्यम अभिक्रियाशीलता की वो धातु होगी। तो अपनी अभिक्रियाशीलता के क्रम में आप उसके मेथड्स को अपनाएंगे। ओके, तो इस प्रकार एक्सट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी अलग कर दिए, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी अलग कर दिया, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी अलग कर दिया। ठीक है, अब हमने जो वो 2 अयस्क के पत्थर लिए थे ना स्टार्टिंग में, अब आपने देखना है कि वो कौन सी धातु के अयस्क है। तो जिस भी धातु के वो अयस्क होंगे आपको वो धातु देखनी है सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी याद है आपको सभी को, तो वहां पर आपने देखना है कि वो धातु कहां पर आ रही है। अगर उच्च में आ रही है तो ये वाला आप फॉलो करेंगे मेथड, अगर मीडियम में बीच में कहीं आ रही है तो ये वाला करेंगे, और अगर लो रिएक्टिविटी की वो धातु है तो आप ये वाला प्रोसेस या मेथड फॉलो करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अगर मेटल वो धातु हाई रिएक्टिविटी यानी उच्च अभिक्रियाशीलता की होगी तो क्या होगा, या तो वो हैलाइड्स के रूप में मिलेगी या ऑक्साइड के रूप में मिलेगी। ठीक है, या आप क्या कहते हैं, ऑक्साइड के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस होगा मोल्टन और का, यानी गलित अवस्था में जो अयस्क पाई जाएगी उसकी, और आप क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पे आपका जो धातु होगी वो नेगेटिव वाली जो आपकी जो भी इलेक्ट्रोड होगी उस पे आ जाएगी, और जो आपका बाकी पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो आपको मेटल मिल जाएगी। धातु क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। समझ गए। सेकेंड, अगर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी की हुई, यानी जो आपकी सक्रियता श्रेणी है उसमें बीच में कहीं पर वो धातु पाई जा रही है, तो तब क्या होगा, कार्बोनेट या सल्फेट के रूप में पाई जाएगी। अगर कार्बोनेट के रूप में है तो उसका क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन किया जाएगा, और वहीं पर सल्फाइड ओर के रूप में है तो उसकी क्या की जाएगी, रोस्टिंग यानी कि भर्जन किया जाएगा। दोनों ही विधियां क्या होती कहती हैं कि कार्बोनेट और जो सल्फाइड है उनका रिडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना ऑक्साइड का होता है, या आप धातुओं से उतने अच्छे से धातुओं को निष्कर्षित नहीं कर पाते कार्बोनेट और सल्फाइड से। समझ रहे हैं, अगर आपके पास एक कार्बोनेट है, एक सल्फाइड है और एक ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड से आप इजीली धातु को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि अगर हमारे पास कार्बोनेट है और सल्फाइड है तो क्यों ना हम इनको ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट कर दें। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आप क्या करते हैं, अपने कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और किसके ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में। तो अभी मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो गया, अभी आपको क्या चाहिए, सिर्फ मेटल चाहिए, अभी वो ऑक्साइड के फॉर्म में, तो अभी इस ऑक्साइड वाले पार्ट को भी अलग करना है।
तो जब किसी धातु से या किसी भी रिएक्शन में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन हट रही होती है या निकल रही होती है, उसको आप क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो यानी इस ऑक्साइड वाली मेटल का रिडक्शन होगा, यानी ऑक्सीजन इससे दूर हटाई जाएगी। और रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद, अब वो रिडक्शन ऑफ मेटल किस तरह से हो सकता है? केमिकल रिडक्शन कर रहे हैं, ऑटो रिडक्शन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड अपना रहे हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप करेंगे, ठीक है, इनके द्वारा। और फिर क्या होगा? लास्ट में मेटल प्राप्त हो जाएगी और उस मेटल को अब क्या किया जाएगा? और प्योर किया जाएगा, जहां पर आप रिफाइनिंग करेंगे उसकी। और वो रिफाइनिंग के लिए आप क्या क्या मेथड यूज करेंगे? डेस्टिलेशन मेथड, पोलिंग मेथड, लिक्वेशन मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, तो इस प्रकार तो मीडियम जिनकी अभिक्रियाशीलता है, बीच में कहीं जिनका सक्रियता क्रम श्रेणी में आते हैं जो धातुएं, उनके लिए आप इस प्रकार की विधि अपनाएंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा आपका क्या है? अगर वो धातु सपोज लो रिएक्टिविटी की हुई, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब होते हैं, या कॉपर हो गया, ये लो रिएक्टिविटी में आती हैं, कम अभिक्रियाशीलता होती है, तब आप क्या कहेंगे? या तो वो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, उनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, कोई भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं पाया जाएंगे वो, या फिर क्या सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाएंगी। तो जब भी सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाएंगे, रोस्टिंग करोगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, फिर क्या होगा? रिडक्शन होगा, मेटल मिल गई, फिर रिफाइनिंग होगी, और रिफाइनिंग के लिए फिर से यही 4 प्रोसेस आप या 4 विधियों का आप प्रयोग करेंगे। तो समझ गए? सबसे पहले खुदाई हुई, खनिज निकला यानी मिनरल निकला, उन मिनरल्स में से आपने छांटे कि अयस्क कौन सा है, अयस्क आपको मिल गए, अयस्क में अलग अलग अशुद्धियां हैं, तो क्या किया गया? कंसंट्रेशन किया गया, सांद्रण किया गया। सांद्रण किसके द्वारा किया गया? इन 4-5 विधियों से। इनमें एक और विधि भी आती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लीचिंग हो गया वो, ठीक है, यानी निक्षालन जिसे कहा जाता है, तो वो भी आती है। तो इन विधियों के द्वारा क्या किया जाएगा? आपका अयस्क को की सफाई होगी, गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल को अलग करेंगे। अब आप क्या देखेंगे? अच्छा, ये अयस्क कौन सी धातु का है? जिंक का है, आयरन का है, गोल्ड का है, किसका ये अयस्क है? और जिस भी धातु का अयस्क है, उस धातु की रिएक्टिविटी के आधार पर आपके पास ये 3 मेथड्स हैं अलग अलग, तो वो सक्रिय श्रेणी में कहां पर पाई जा रही है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके आधार पर आप इनमें से कोई भी विधि अपना सकते हैं। कोई भी विधि का मतलब क्या है? अगर वो हाई रिएक्टिविटी की है तो आप ये पहला मेथड फॉलो करेंगे पूरा, अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी की है तो ये दूसरा, और अगर वो लो रिएक्टिविटी की धातु का अयस्क है तो ये वाला। यानी लास्ट में हमने क्या प्राप्त करना है? उस अयस्क से यानी उस यौगिक से एक धातु को निष्कर्षित करना है। समझ गए? इन सभी प्रोसेस को, इन सभी मेथड्स को हम और अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये फ्लो जो डायग्राम है या चार्ट है, इसको आप नोट करेंगे, ओके, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब क्या करना है? अयस्क तक हमने पढ़ लिया था कि खनिज से हमने अयस्क छांट लिया। अब उस अयस्क का सबसे पहले क्या करेंगे? कंसंट्रेशन यानी सांद्रण किया जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अयस्कों का सांद्रण क्या होता है? रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल, यही हमने कहा कि जो अनवांटेड मटेरियल पाए जा रहे थे, जिनको आप क्या कह रहे थे? इन्हीं को आप गैंग भी कह रहे थे। तो यानी अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया ही आपकी क्या है? कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन जिसको कहा जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेवेरल स्टेप्स एंड सिलेक्शन ऑफ दीज स्टेप्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट एंड दैट ऑफ द गैंग, यानी कि उन अशुद्धियों को आप किस प्रकार अलग करेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो अशुद्धि है और जो मेटल है, उन दोनों के भौतिक गुण क्या क्या है। समझ रहे हैं कि अगर मिट्टी उस पे लगी हुई है तो मिट्टी को तो आप क्या कर लेंगे? वॉश करके या धोकर की ही अलग कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ मिट्टी ही उसमें ना हो और अलग तरह के पार्टिकल हों। अशुद्धियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो वो जिस मेथड को हम अशुद्धि को दूर करने के लिए अपनाएंगे, जिस भी विधि को अपनाएंगे, हम उसको हम कह रहे हैं कि हम वॉशिंग करेंगे, या फिर हमने क्या लिखा था? फ्रोथ फ्लोटेशन कहा, या फिर हमने क्या कहा? मैग्नेटिक सेपरेशन कहा। तो ये सब कब होगा? जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम देखेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कह रही है और किस प्रकार की है, और आपकी गैंग जो अशुद्धि है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार की,
तभी आप क्या करेंगे, उन स्टेप्स को या मेथड्स को अपनाएंगे. ओके. And the type of the metal, the available facility and the environmental factor are also taken into consideration. यानी आप सभी चीजों को environment की conditions वहां पर कैसी हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसीजर आर डिस्क्राइब बिलो. कुछ प्रोसीजर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो बहुत से खनिजों में से जिनमें धातु पाई जाती है, केवल कुछ ही धातु प्राप्त करने के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं और ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है. और आपको पता है इन अयस्कों का सांद्रण करने का अर्थ क्या होता है कि आप अयस्कों से गैंग को अलग करना ही सांद्रण है, अयस्कों का सांद्रण है. समझ रहे हैं क्या कहा गया कि अयस्क में जितनी भी अशुद्धि है उसको अलग करना, या आप क्या बोल रहे हो, उन इम्प्योरिटीज को दूर करना, वही प्रोसेस आपका क्या कहा जाएगा, अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण भी इसको कहा जाता है. चलिए, अब हमने मेथड और प्रोसेसेस की बात की. तो पहले जैसे फ्लो चार्ट में भी आपने देखा था, उन्हीं प्रोसेसेस को या मेथड्स को यहाँ पर आप अपनाएंगे, प्रोसीजर्स को. तो सबसे पहला आता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग या द्रवीय धवन. ठीक है, यानी वॉश करेंगे, धोएंगे उसको. दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल. ये डिपेंड करता है कि ओर और गैंग पार्टिकल की ग्रेविटी में. और ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती थी, उसके वेट पर, भार पर. जिसका भार ज्यादा उसकी ग्रेविटी ज्यादा. ठीक है. इट इज देयरफॉर अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन. इसको और क्या कह सकते हैं आप, ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं. इन वन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड ओर. आपके पास अयस्क पाउडरी फॉर्म में होगा. जो पत्थर आपने लिया था ना, उसको पीस लोगे और फिर क्या देखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रीम यानी आप पानी की एक धारा लेंगे जो कि बहुत तेज बह रही होगी और उस बहते हुए पानी में उसको डालेंगे. किसको, अयस्क को. वो पत्थर जो आपने निकाले थे ना कि इसमें धातु हो सकती है, उनका पाउडर लेंगे और उनको उस स्टीम के साथ फ्लो करेंगे. फिर आप क्या देखते हैं, द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वॉश्ड अवे. जो हल्के पार्टिकल होंगे वो बह जाएंगे और जो भारी आपके पार्टिकल होंगे वो वहीं पर बचे रह जाएंगे. चलिए, तो इस प्रकार आप देखिए, ये आपका क्या है, पाउडरी फॉर्म में ओर है. ठीक है, यहां से आपने तेज धारा वाला पानी बहाया. ठीक है, ये रेड कलर की आपकी क्या है, धातुएं हैं आप कहेंगे, और ब्लैक कलर में आपके क्या है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं. तो आपने ये पूरा ओर यहां डाला, अयस्क डाला. तो आप क्या कहते हैं कि पानी की का जो तेज बहाव था उसके साथ ये ब्लैक कलर के जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ये देखिए गैंग पार्टिकल्स, ये क्या हो गए, फ्लो होके नीचे आ गए. और आपने इस तरह का खांचा या सांचा बना रखा था जिसमें आपके रेड कलर के मेटल के जो क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, धातु जो है वो यहाँ पर रुक जाएगी, जो कि क्या है, भारी है वेट में. ओके. तो आपने क्या किया, ये फाइन और पार्टिकल्स डाले, पानी के बहाव के साथ बहाए, और आपने क्या देखा कि भारी जो पार्टिकल्स थे वो इन सांचों में फंस गए, लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स थे वो पानी की धारा के साथ, फ्लो के साथ बह गए. और इस प्रकार आपने दोनों को, यानी किसको, गैंग को, और उससे मेटल या ओर जो है, ठीक है, अभी आपको पूरी तरह से क्या नहीं मिलेगी, धातु नहीं मिलेगी, सेपरेटेड ओर, अयस्क ही मिलेगा अभी आपको. ठीक है ना, धातु अयस्क जो आपको मिल रही है वो सेपरेट हो जाएगी. तो ये रेड कलर का है, ये धातु नहीं है बल्कि धातु का अयस्क है, धातु अयस्क जिसे कहा जाता है. समझ गए. तो यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है. अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है. इस प्रकार के एक प्रक्रम में चूर्णित अयस्क यानी पाउडर के रूप में जो अयस्क है को ऊपर की ओर बहती हुई जल की धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग कण बह जाते हैं. समझ गए. और भारी कण जो होंगे वो आपके वहीं पर नीचे बैठ जाएंगे, और ये भारी कण आपके किसके हैं, अयस्क के. ओके.
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने अपना 6th चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक टर्म्स को समझा जो आपके मिनरल, ओर और गैंग थे। इस सेशन में हमने कंसंट्रेशन की बात की, किसकी? ओर की, यानी जो अयस्क खनिज आपने सबसे पहले निकाला उसपे से आपने अयस्क छांटे, उस अयस्क को साफ किया जाएगा या उससे गैंग पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा, जिसमें हमने कुछ विधियों को पढ़ना है। आज हमने एक विधि पढ़ी, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसे कहा जाता है, या द्रव्य धवन जिसे कहा गया। ओके, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने क्या कहा कि हल्के जो मिट्टी रेत के कण हैं उनको पानी की धारा के साथ क्या करेंगे, अगर आप पूरा अयस्क डालेंगे उसमें तो जितनी भी अशुद्धि, हल्की अशुद्धियां जो होंगी वो पानी की धारा के साथ बह जाएंगी और बाकी जो भारी अयस्क है वो आपको अलग प्राप्त हो जाएगा। इसको आपने रिवाइज करना है अच्छे से। आने वाले सेशन में हम और प्रोसेस और मेथड्स को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।